is जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का वही मतलब है कि हम पावर शेयर कर रहे हैं। पावर शेयरिंग जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं उसी को हम फेडरलिज्म कहेंगे। बस फर्क क्या है, पावर शेयरिंग हम डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हर एक एस्पेक्ट में डिफरेंट फॉर्म्स में हम पावर शेयर करते हैं, और फेडरलिज्म में क्या है, हम लोग सिर्फ डिफरेंट लेवल्स यानी डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है, इनके बीच में यानी वर्टिकली हम पावर शेयर कर रहे हैं और उसको हम कहेंगे फेडरलिज्म। तो इंडिया एक फेडरल नेशन है, यानी इंडिया में फेडरलिज्म हम फॉलो करते हैं। जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट टीयर्स जो है हमारे, हम उनके बीच में पावर शेयर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यानी यूनियन के पास पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, देन लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनके पास भी काफी हमने पावर दे रखी है। और लिस्ट हमने बना रखी है, ऐसी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे हर एक लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड इश्यूज पे डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं वो रूल्स बना सकती हैं, पॉलिसीज बना सकती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की लिस्ट में यानी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में ही कुछ सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, और उन सभी टॉपिक्स पे, उन सभी से रिलेटेड इश्यूज पे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे रूल्स बनाती है और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के लेवल पे रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है। तो इस टाइप से सारा सिस्टम चलता है। डिफरेंट जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में हमने पावर शेयर करी है एंड दैट इज नोन एज फेडरलिज्म, और उसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, फेडरलिज्म के बेसिक को हम लोग जानेंगे, फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। Federalism is a system of government in which power is divided among different levels of government. अब फेडरलिज्म क्या है, जब हम वर्टिकली पावर शेयर कर रहे हैं यानी डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, जब हम 3 टीयर्स के बीच में पावर शेयर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। The Constitution clearly defines the powers of different levels of government. अब जो डिफरेंट लेवल्स हैं, स्टेट लेवल के पास कौन सी पावर होंगी, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे रूल्स बना सकती हैं, किन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए रूल्स और पॉलिसीज बना सकती हैं, वो सब हमने डिस्क्राइब कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, प्रॉपर्ली लिख रखा है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें हमने इन सभी गवर्नमेंट के पास डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, उनके पास क्या पावर्स होंगी, किन टॉपिक्स पे ये रूल्स बना सकते हैं, लॉज पॉलिसीज बना सकते हैं, वो सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है पहले से ही। Each level of government has its own jurisdiction and is independent in its own sphere. अब jurisdiction इसे हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी, यानी किस एरिया तक, किस टेरिटरी तक, यानी किस हद तक हम लोग रूल्स वगैरह बना सकते हैं, कहाँ तक हमारा रूल चल सकता है, कहाँ तक हमारे पास पावर है, हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, हम किन सब सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं, हम किन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ज्यूरिसडिक्शन। स्टेट लेवल जो है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी वो सिर्फ एक स्टेट के लेवल तक ही, जितना वो स्टेट है उसी के अंदर अंदर के वो पॉलिसीज वगैरह बना सकती हैं, दूसरे स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर यूपी की जो गवर्नमेंट है वो बिहार में जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस टाइप से डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने स्टेट लेवल पे अपने ही स्टेट के लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती हैं, एक दूसरे के मामले में यानी एक दूसरे स्टेट्स के लॉज एंड पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करते। तो वो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि एक टेरिटरी। ये जो हमारा अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि वो सिर्फ हमारी कंट्री के लेवल तक, पूरी कंट्री के लेवल तक ही रूल्स पॉलिसीज बना सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल तक नहीं। डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमारा इंडिया, पूरी कंट्री। और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो पर्टिकुलर एक स्टेट जहां पे वो इलेक्ट होके आए हैं, जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। जैसे यूपी की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ यूपी के ही एरियाज में रूल्स पॉलिसीज बना सकती हैं, दूसरे स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस टाइप से हमें पूरा सिस्टम देखने को मिलता है, यानी हर एक गवर्नमेंट का डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक टेरिटरी होती है जहां पे वो रूल्स वगैरह बना सकती हैं। एक ज्यूरिसडिक्शन हमने
पहले से ही उनका बना रखा है कि किस एरिया तक इनके बनाए हुए रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो किया जाएगा। तो हमने ज्यूरिसडिक्शन बना रखा है और ये हर एक लेवल जो है गवर्नमेंट के, हर एक लेवल, हर एक टियर इंडिपेंडेंट है, यानी कि अपने हिसाब से इन पे कोई भी प्रेशर नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत ना कर रही हो। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने स्टेट लिस्ट बना रखी है जहां पे डिफरेंट टॉपिक्स दे रखे हैं कि इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सकती है, रूल्स पॉलिसीज बना सकती है, और वो सब जो टॉपिक्स हैं उन सब लॉज और पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये अपने हिसाब से रूल्स पॉलिसीज बनाते हैं और किन सब टॉपिक्स पे बनाते हैं जो इनके अकॉर्डिंगली स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके लिए स्टेट लिस्ट बनाई गई है और यूनियन लिस्ट बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो उनमें जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पे रूल्स, लॉज, पॉलिसीज बना सकती है कोई भी गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम किस कंट्री को फेडरल नेशन कहेंगे, कौन सी कंट्री जो है उसे हम फेडरल कंट्री कहेंगे। तो कौन कौन से फीचर होते हैं फेडरलिज्म के? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पावर शेयर ही कहाँ कर रहे हैं हम, पूरी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पास सारी पावर है। जब हम डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जब हमने डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट को बनाया है, डिफरेंट टीयर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, तो हम डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर करेंगे। और फेडरलिज्म का क्या मतलब है? जब हम पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स में, तो यानी 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, तभी हम पावर शेयर कर सकते हैं। देन डिवीजन ऑफ पावर, ये तो फेडरलिज्म का ही मतलब है। फेडरलिज्म क्या है? जब हम पावर शेयर कर रहे हैं तो पहली बात 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, और उसके बाद उन सभी लेवल के बीच में हमें पावर शेयर करनी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में हमने क्या कर रखा है? फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर रखा है। इंडिया एक फेडरल नेशन है, यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर कर रखी है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी क्यों है फेडरल नेशन में? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सारी पावर्स जो है वो डिफाइन करते हैं, डिफरेंट लेवल्स के बीच में हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही। कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी लिस्ट बनी हुई होती है कि कौन से लेवल के पास कितनी पावर होगी, हर एक लेवल जो है उसका क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फेडरल नेशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, यानी सबसे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऊपर सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब पत्थर की लकीरें हमें फॉलो करनी ही करनी है। तो इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है फेडरल नेशन में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी यानी कोर्ट्स पे कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, कोर्ट्स को कोई प्रेशराइज ना कर सके, कोर्ट जो है वो सही फैसला दे, यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करें, कोर्ट्स किसी के भी प्रेशर में आकर के गलत डिसीजंस ना दे। तो इसलिए जुडिशरी जो है उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, जिससे कि जुडिशरी को कोई प्रेशराइज ना कर सके और जुडिशरी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली रह करके सही डिसीजंस ले सके। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें भी लॉज पॉलिसीज बनाने के लिए, अपनी पूरी कंट्री में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पूरी कंट्री को चलाने के लिए, सही से मैनेज करने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फंड्स मिले और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें भी फंड्स मिले। स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करे फंड्स के लिए। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, और स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के। जैसे हम लोग टैक्सेस देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे कहां से रेवेन्यू मिलता है, कहां से फंड्स मिलते हैं? मेनली हमारे टैक्सेस से। जो इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होते हैं, उसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे अपने फंड्स मिलते हैं, रेवेन्यू मिलता है। और वहीं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के लिए, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फंड्स के स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे स्टेट लेवल पे भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, व्हीकल टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फंड्स होते हैं, और लग्जरी टैक्सेस होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्सेस होते हैं, डिफरेंट टैक्सेस लगाए जाते हैं, स्टेट जीएसटी होती है। तो ये डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू ही हमारे जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के पास, डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के, उनके पास फंड्स या रेवेन्यू पहुंचते हैं, और उन रेवेन्यू का, उन टैक्सेस का वो यूज करती है गवर्नमेंट हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सिटीजन्स के लिए रूल्स पॉलिसीज बनाने के लिए, सिटीजन्स को सारे जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, उसे फुलफिल करने के लिए इन्हीं रेवेन्यूज का, इन्हीं टैक्सेस का यूज करती है गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो में
हमने क्या डिस्कस किया कि फेडरलिज्म क्या है, जब हम डिफरेंट लेवल्स के बीच में, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके बीच में जब हम पावर शेयर कर देते हैं, दैट इज नॉन एज फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स हैं वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म है क्या, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे हम इसे इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, लेकिन दोबारा से इसे थोड़ा रफली हम लोग डिस्कस करेंगे। Federalism is a system of government in which power is divided among different levels of government. अब फेडरलिज्म है क्या, जब हम लोग डिफरेंट लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, जो डिफरेंट टीयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो हम 3 लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में जो हम पावर शेयर कर रहे हैं उसे हम कहेंगे फेडरलिज्म। यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर करने को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल हैं, हम क्यों फेडरल नेशन कहलाए जाते हैं, हमें पावर शेयर करनी क्यों है। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमने ये पिछले चैप्टर में देखा था पावर शेयरिंग में, जब हम पावर शेयर करते हैं, पावर शेयर करने की वजह से ही एक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमने श्रीलंका का केस देखा था जहां पर हमने पावर शेयर नहीं करी और इसी की वजह से वहां पे सिविल वॉर हुई। फिर बेल्जियम का हमने केस देखा था। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में हमने पावर शेयर कर दी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में हमने पावर शेयर कर दी बेल्जियम में, और वहां पे क्या हुआ, सब कुछ पीसफुली चल रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम लोग पावर शेयर करेंगे तो हम पीसफुली रह सकते हैं, कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और कंट्री यूनाइटेड रहेगी, यानी सब एकजुट होकर रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो जब हम पावर शेयर करेंगे तो उस कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लें तो इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में हमें रिलीजन के बेसिस पे काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रेसेस के पीपल हैं, यानी इंडिया में हमें हर एक एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। इंडिया में बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी है, इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। तो इंडिया में जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हमें क्या करना है, पावर शेयर करना है, जिससे हम हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट कर सकें, हर एक पर्सन को राइट दे सके कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, हर एक स्टेट, इंडिया में अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट की अपनी एक रीजनल डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट का अलग कल्चर है, वहां पे अलग टाइप से सब रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप से पूरा सिस्टम चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में। इंडिया में ही जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका सभी का अलग अलग अपना खुद का कल्चर है, डिफरेंट फूड वहां पे कंज्यूम किया जाता है, डिफरेंट टाइप के वहां पे फोक सॉन्ग्स हैं, डांसेस डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट कल्चर है वहां का, डिफरेंट ड्रेसेस हैं हर एक स्टेट की। तो हर एक स्टेट की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो सब लोग चाहेंगे कि हमारी आइडेंटिटी को प्रेफरेंस दी जाए, सब चाहेंगे कि हमारे कल्चर को भी प्रेफरेंस दी जाए, हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए। तो हमने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करी है, जिससे कि हर एक स्टेट में हर एक पर्सन जो है वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चूज कर सके और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके उस गवर्नमेंट के फॉर्म में, एमपीज एमएलएस के फॉर्म में खुद को वो रिप्रेजेंट कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चुन सके। तो हमने ये राइट्स दिए हैं लोगों को। हमने क्या किया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करी है। तो जब हम पावर शेयर कर रहे हैं तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे हम बैलेंस में लेके चल सकते हैं, यानी रीजनल डाइवर्सिटी जो है, इतनी जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उन सभी को हम लोग सही से मेंटेन कर सकते हैं, उन सभी के राइट्स को, उन सभी की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं जब हम इन सभी को पावर शेयर कर रहे हैं, इन सभी को हम पावर दे रहे हैं। तो टू अवॉइड सेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास एक्सेसिव अथॉरिटी ना हो, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें पावर शेयर करनी है। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास पावर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स पॉलिसीज बनाएगी, उस पर चेक करने वाला, उसके जो गलत डिसीजंस है उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पावर शेयर करी है। और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टीज को भी हम लोग पावर देते हैं, जिससे अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलत काम कर रही है तो
अपोजिशन पार्टी जो है उनके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में अपोजिशन अपनी वॉइस रेज करती है और इसी की वजह से सही से डेमोक्रेसी चल पाती है। तो अब कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए हमारी कंट्री, कहीं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पास सारी पावर ना हो, तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, कहीं डिक्टेटरशिप ना आ जाए तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के। पहली बात, हमारी कंट्री यूनाइटेड रहे, हम सभी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, सभी को इक्वली ट्रीट कर पाए, सभी को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का मौका मिले, साथ ही साथ सेंट्रलाइजेशन ना हो उस कंट्री का, यानी कि वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास एक्सेसिव पावर ना हो, इसलिए हम पावर शेयर करते हैं, जिससे कि सभी के जो भी इश्यूज वगैरह हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा सके, सभी के बीच में पावर शेयर की जा सके, सभी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसकी वजह से हम लोग फेडरलिज्म को फेडरलिज्म जो है उसे फॉलो करते हैं। हम लोग फेडरल नेशन कहलाए जाते हैं। अब कैसे हम किसी कंट्री को फेडरल नेशन कह सकते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कंट्री को फेडरल नेशन और नॉन फेडरल नेशन में क्लासिफाई कर देते हैं। अब वो फीचर्स क्या हैं, ये हम अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ के आए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो वीडियो के थ्रू इसको पूरा इन डिटेल समझ सकते हैं, फीचर्स को समझ सकते हैं। अभी अगर हम रफली देखें तो कौन कौन से फीचर्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमें उन सभी डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर करनी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें सभी डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, उनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में लिखा हो, किन पर रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, कौन सी पावर्स किस लेवल को दी गई है, किस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स दी गई है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। साथ ही साथ उस कंट्री में जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सुप्रीम माना जाए, यानी सबसे टॉप पे हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब हम फेडरल नेशन कहलाएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए और डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए रेवेन्यू के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होना पड़े रेवेन्यू या फिर फंड्स के लिए। तो ये कुछ फीचर्स थे फेडरलिज्म के। अब फेडरल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसमें हम अगर इंडिया का एग्जांपल देखें तो इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में। उसके बाद इंडिया में हमने इन सभी डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर कर रखी है। इंडिया का खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, लिखित में है वो हमारा पूरा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे टॉप पे रखते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही रह के सारा काम करते हैं। तो हमने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, सबसे हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम माना है अपनी कंट्री में, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि कोर्ट्स पे कोई भी प्रेशर नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट हो, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, या कोई भी पर्सन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी, इवन ये जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है, ये भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कोर्ट्स को। कोर्ट्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं कोर्ट्स, उन पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होता है, उन्हें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में। साथ ही साथ डिफरेंट सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्सेस के फॉर्म में और यूनियन गवर्नमेंट को भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिफरेंट टैक्सेस के फॉर्म में अपनी रेवेन्यू या फंड्स मिलते हैं। तो ये सब हमने इंडिया के केस में देखा। इंडिया में हम लोगों ने सारे फीचर्स को फॉलो किया है। हम कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो सब हमें देखने को मिल रहा है जो फेडरल कंट्री में होना चाहिए, यानी फेडरल नेशन के जितने भी फीचर्स हैं वो सब हमें इंडिया में दिख रहे हैं। इसी की वजह से इंडिया एक फेडरल नेशन कहलाया जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया है कि फेडरलिज्म क्या है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया को हम फेडरल कंट्री कहते हैं, इंडिया एक फेडरल नेशन है, पर कैसे, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को फेडरल नेशन कह सकते हैं। तो वो क्राइटेरियाज जो हमने फीचर्स डिस्कस किए थे, वही फीचर्स क्राइटेरिया हैं। ये सारे फीचर्स हमें जिस कंट्री में फॉलो होते हुए दिखते हैं उस कंट्री को हम फेडरल नेशन या फिर फेडरल कंट्री कह देते हैं। तो इंडिया में हम उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज अ फेडरल नेशन। तो उसी के बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
India is a federal country because the Indian Constitution clearly provides for a division of powers of different levels of government और among different levels of government. अब इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया में हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, स्टेट लेवल, लोकल लेवल और यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, इन सभी डिफरेंट लेवल्स पे ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इन सभी के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस लेवल के पास कितनी पावर होगी, उनका क्या जुरिस्डिक्शन होगा, वो सब हमने डिफाइन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लेवल्स के बीच में पावर को शेयर कर रखा है और इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाई जाती है, क्योंकि हमने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को शेयर किया है। अब वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो इंडिया फुलफिल करती है? सबसे पहले 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने देखा है सबसे पहला फीचर क्या होता है फेडरल नेशन का, कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए जिनके बीच में हम पावर शेयर कर पाए। अब एक ही लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी कंट्री में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हम किसके बीच में पावर शेयर करेंगे? जब स्टेट गवर्नमेंट यानी सेकंड लेवल होगा तभी तो इन दोनों लेवल के बीच में हम पावर शेयर कर पाएंगे। एक सिंगल अथॉरिटी है तो उसे हम डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते और हम वहां पे पावर भी शेयर नहीं कर सकते। पावर शेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होती है और इंडिया में हमें 3 लेवल्स देखने को मिलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। ये जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर शेयर की गई है। इनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कौन कौन से पावर इनके पास है, इन सभी गवर्नमेंट के पास, इनकी क्या फंक्शनिंग होगी, उस सब के बारे में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिख रखा है। डिविजन ऑफ पावर, अब ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इनके बीच में हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब वो कैसे? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 लिस्ट प्रोवाइड करी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट के जो भी रूल्स वगैरह, जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, वो सब मैटर्स स्टेट लिस्ट में आएंगे। और ऐसे ही यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सब टॉपिक्स पे, इन सब मैटर्स पे लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उन पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज पॉलिसीज बना सकते हैं। ये टाइम के साथ जो भी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं वो सब यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में यानी कि सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए, यानी पूरी कंट्री के लेवल पे हमें हर एक जगह जो प्रोटेक्शन वगैरह है या जो कुछ भी हमें प्रोवाइड करना है पूरे सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पूरी कंट्री के किसी एक पूरे सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम को हमें मैनेज करना है, पूरी कंट्री में हर एक जगह के एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करना है, उसके लिए लॉज पॉलिसीज निकालनी है, तो वो यूनियन लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में हमें एजुकेशन, हेल्थ यानी जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हमें यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों में ही देखने को मिलती हैं। यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में मेनली जैसे कंट्री के लेवल की बात करें तो डिफेंस। अब हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग कंट्री जैसा इंडिया जो है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, इन सबके साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। इंडिया के एक तरह से हम दुश्मन कह सकते हैं, ये सारे नेशंस इंडिया के एनिमी नेशंस हैं। तो इस वजह से डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस को लेकर के कौन रूल्स पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं? यूनियन लिस्ट में हमें यूनियन गवर्नमेंट जो डिफेंस से रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि पूरी कंट्री की सुरक्षा का यानी पूरी कंट्री की सिक्योरिटी का पूरा मैटर है, तो उस इशू पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। फिर फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करवाना है वो सब कौन मैनेज करता है? यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये कंट्री के डिफरेंट कंट्रीज के बीच का मामला है, तो वो सब कौन हैंडल करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट लेवल पे जितने भी काम हो रहे हैं, स्टेट के अंदर अंदर जो भी काम होना है वो सब आएगा स्टेट लिस्ट के अंदर में, वो सारे सब्जेक्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट एक्शंस ले सकती है, जैसे पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे वो मैटर्स हैं। अब एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन एक स्टेट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूपी ले लेते हैं, तो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि यूपी में एजुकेशन सिस्टम को हम और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है और पूरी कंट्री के लेवल पे जब हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है तो उसके लिए कौन लॉज एंड पॉलिसीज बनाएगी? हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिनपे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारे वो इश्यूज हैं, वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसपे दोनों यूनियन
और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक्शंस ले सकते हैं, लॉज एंड पॉलिसीज बना सकते हैं। अब इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया में हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि चाहे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इवन जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं माने जाते। यानी कि सबसे टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हमने सुप्रीम माना है अपने कंट्री में। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है, जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, उन पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता है। यानी ये जो कोर्ट्स हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और सही स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सही तरह से जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, इन्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। किसी के प्रेशर के अंडर में आके जो कोर्ट्स हैं वो अपने डिसीजंस नहीं लेते। कोर्ट्स क्या करते हैं? जो सही है उसके फेवर में डिसीजंस लेते हैं। Then financial autonomy, both center and states have separate sources of income. अब financial autonomy यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती फंड्स के लिए। यानी जो भी काम करवाने हैं स्टेट लेवल में, जो भी काम करवाने हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे सड़क बनवानी है तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसके भी अलग सोर्सेज होते हैं इनकम के, जहां से रेवेन्यू मिलते हैं, जैसे कि जो स्टेट जीएसटी होती है, डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, जैसे व्हीकल टैक्स होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, लग्जरी टैक्स होता है, अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं, और उनसे जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी टैक्स ये कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसी टैक्स का यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए और डिफरेंट फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। उन्हीं रेवेन्यू रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग सोर्सेज होते हैं इनकम के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे भी टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू मिलता है, लेकिन डिफरेंट टैक्सेस लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिफरेंट स्टेट लेवल पे डिफरेंट टैक्सेस इंपोज करती है। तो इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के, यानी कि इन्हें फंड्स जो रेवेन्यू है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती फंड्स के लिए, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हैं। और यही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ थोड़ा हमें मोर और लेस रिजिड भी देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हाँ, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, पार्लियामेंट में सब लोग अग्री करें, कोई चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट जो है वहां पे सब लोगों का एग्रीमेंट चाहिए होता है। फिर साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स होते हैं, यानी कि एमएलएस जो होते हैं, उनमें से हाफ ऑफ द एमएलएस का सपोर्ट चाहिए होता है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर सपोर्ट नहीं मिलता या पार्लियामेंट अग्री नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना मुश्किल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा हमारा रिजिड भी हम कह सकते हैं, और इसे थोड़ा रिजिड इसीलिए बनाया गया है कि इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस कर दिए जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सही से फॉलो नहीं करेगा, कोई भी जो मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला करके डिक्टेटरशिप भी ला सकता है। तो इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए एक मेथड रखा है, लेकिन थोड़ा वो डिफिकल्ट है मेथड, जिससे कि कोई भी पर्सन गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ना ला पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मेथड प्रोवाइड किया है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है ये मेथड। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है हाफ ऑफ द एमएलएस का, और पार्लियामेंट का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं। अब इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बीच में हमने पावर शेयर करी है, रिटन और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते फंड्स या रेवेन्यूज के लिए, इनके अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि इंडिया जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो है, यानी इंडिया में हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं फेडरलिज्म के, जो क्राइटेरियाज हैं वो सब फुलफिल करता है इंडिया, और इसीलिए हम इंडिया को एक फेडरल नेशन कहते हैं। इंडिया में हम प्रॉपरली पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में, तो इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब फेडरलिज्म जो है वो हमने कैसे अपनाया है इंडिया में, कैसे हमने फेडरलिज्म जो है उसे अडॉप्ट किया है, किस टाइप से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ हमने इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया है, हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में हमने पावर शेयर करी है। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है उसमें हमने फेडरलिज्म को कैसे अडॉप्ट किया है। फेडरलिज्म इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस दैट इंश्योर पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म हम इंडिया में जो हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, तो फेडरलिज्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टियर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके बीच में हमें कितनी पावर शेयर करनी है, किस लेवल के पास कितनी पावर होगी, कौन सी जो गवर्नमेंट है वो किन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज पॉलिसीज बना सकती है, वो सब हमने मेंशन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा वो सब हमने मेंशन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, काम करता है। हमने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये हमने डिफाइन कर रखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी में हमने ये मेंशन कर रखा है कि हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट्स के बारे में सोचती है, नेशनल अफेयर्स जो है, फॉरेन अफेयर्स जो है उनके बारे में लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। तो इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे थोड़ी ज्यादा पावर दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। ऐसी लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास भी थोड़ी बहुत पावर होती है। तो मेनली हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के उनके बीच में हमने पावर को शेयर किया है, और ये सब मेंशन करा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करेगा इंडिया का, वो सब उन्होंने मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आज के टाइम भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चला रहे हैं, मेंटेन करते हैं हम। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब जैसे आज हम इतने सारे स्टेट्स देख रहे हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले 3 मेजर प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो ये 3 मेजर प्रोविंसेस थे इंडिया के उस टाइम पीरियड पे। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये स्टेट्स बाद में बनाए, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तब हमने स्टेट्स बनाए। टेरिटरीज जो हैं, जो बाउंड्रीज है स्टेट्स की, वो हमने बाद में बनाई। किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। अब इंडिया में डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहा करते थे, यानी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेजेस तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से ही है, और बाकी थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स बोले जाते हैं इंडिया में। तो अब हमने क्या किया है, लैंग्वेज के बेसिस पे, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में। आंध्र प्रदेश जो है उससे हमने तेलंगाना को अलग किया, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे, अपने लैंग्वेज के लिए आंध्र प्रदेश जो है वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, और एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जो इन सब प्रोटेस्ट्स को लीड कर रहे थे। उनकी डेथ के बाद तो ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से ही हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड पे, जो हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसके बाद जाकर के हमारे जो स्टेट्स हैं वो बनाए। उन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से वो सारे स्टेट्स बनाए लैंग्वेज के बेसिस पे, तब जाके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये अलग अलग हुए। और ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र बनाया गया। हमने स्टेट्स जो है उन्हें बनाया ही, उनकी बाउंड्रीज को हमने अलग ही किया था लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स बनाए। द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। अब जब हमने स्टेट्स बनाए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हम उसे अकोमोडेट कर रहे हैं, जो हमारी इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रही हैं, हम उनकी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हीं की लैंग्वेज के बेसिस पे उन्हें एक अलग स्टेट बना के दे दिया है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो नहीं हुए, क्योंकि अब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं, हम हर एक लैंग्वेज के पीपल को राइट्स दे रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से सब कुछ पीसफुली चल रहा था इंडिया में। इट प्रमोटेड यूनिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, हमने उसे अकोमोडेट किया। हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है, यानी कि लैंग्वेज के ही बेसिस पे जो इतनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है, तो हमने
डिफरेंट लैंग्वेजेस के ही बेसिस पे स्टेट्स बनाए। अब जब हम हिंदी जो है उसी को अगर प्रमोट करते हैं, जैसे श्रीलंका में हम लोगों ने सिन्हलीज जो है, सिन्हलीज पॉपुलेशन को सारे राइट्स दे दिए गए। सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और दूसरी जो लैंग्वेजेस है उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसी की वजह से सिविल वॉर हुई श्रीलंका में। तो हमने क्या किया, हमने सभी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया, हमने सभी को राइट्स दिया, सभी के लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमने उनको अलग स्टेट बना के दे दिया। तो इंडिया में यूनिटी रही, कोई वॉर नहीं हुई, सिविल वॉर नहीं हुई और वायलेंस भी क्रिएट नहीं हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो पूरी कंट्री के लेवल पे हम लोग किसी एक लैंग्वेज को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो नेशनल लैंग्वेज है। तो इंडिया में हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हालांकि हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। Hindi is identified as the official language, but English is also used for official purposes. अब हिंदी जो है उसे official language माना गया है। अब national language और official language में क्या अंतर है? नेशनल लैंग्वेज यानी कि किसी एक ही लैंग्वेज को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पूरी कंट्री के लेवल पे। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो भी हमारे पेपर वर्क हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसमें प्रेफरेंस हिंदी लैंग्वेज को दी जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो हिंदी स्पीकर्स हैं। तो इस वजह से हिंदी जो है उसे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। हालांकि गवर्नमेंट के ये जो पेपर वर्क्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हम इंग्लिश का भी यूज करते हैं, यानी कि इंग्लिश का भी यूज हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे करते हैं। 22 languages are recognized in the 8th schedule of the constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को हमने इंक्लूड कर रखा है 8th शेड्यूल में, यानी कि हमने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रखा है। 22 मेजर लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया की, तो उन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज कर रखा है। Center state relations, after 1990 the rise of coalition governments increased the role of states in national decision making। अब जब इंडिया आजाद हुआ था तब इंडिया के आजाद होने के बाद से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से लगातार जो 3 इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। तो 3 जो टर्म्स थे उनमें कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है वो बनी थी और उसके बाद से जाकर के डिफरेंट जो पार्टीज हैं वो पावर में आई। धीरे धीरे क्या हुआ, जब पहले क्या होता था, पहले मेजॉरिटी मिल जाया करती थी, किसी एक ही पार्टी को मेजॉरिटी मिल जा रही है और उस मेजॉरिटी के बेसिस पे वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट हटने लगा, डिफरेंट पार्टीज पे से ट्रस्ट हटने लगा, लोग जो है उनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे कि वो चूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट्स बननी स्टार्ट हुई। लोगों के जो वोट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हो गए, यानी कि लोगों के जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो गए डिफरेंट पार्टीज के बीच में। जब भी इलेक्शंस होते हैं, अब डिफरेंट पार्टीज हैं तो कुछ लोग ए पार्टी को वोट कर रहे हैं, कुछ बी पार्टी को, कुछ सी पार्टी को, तो इस टाइप से डिवाइड हो जाया करते थे लोगों के वोट। किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी, इसलिए डिफरेंट पार्टीज एक साथ जुड़ करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाया करती थी। और कोलिशन गवर्नमेंट कब से स्टार्ट हुई, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा यानी कि टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, 1990 के बाद से। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पहले उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर रही थी, जिसकी वजह से 1975 में इंडिया में इमरजेंसी भी लगी। इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके टाइम पीरियड पे इमरजेंसी भी लगी और इंडिया में डिक्टेटरशिप जो है वो आने वाली थी इंडिया में, लेकिन उससे हम लोग बच गए। उसके बाद इमरजेंसी का टाइम पीरियड हटा, हालांकि उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी पावर में आती हैं, लेकिन जो इमरजेंसी वाला टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पे हमें पता चल गया कि हमें पावर शेयर करनी है। फेडरलिज्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें तब पता चला जब हमने स्टेट और सेंटर के बीच में हम लोगों ने वो कंपटीशन देखा, जब हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ज्यादा पावरफुल हो गई तो डिक्टेटरशिप आ सकती है। तब जाके सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है उन्हें बेटर किया गया, स्टेट के बीच में भी पावर शेयर की गई, सेंटर स्टेट्स के बीच में पावर शेयर की गई और उसके बाद से 1990 के बाद से जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो बननी स्टार्ट हुई। और कोलिशन गवर्नमेंट जब बन रही थी तो यानी कि अपोजिशन पार्टीज भी स्ट्रांग थी और जो रूलिंग पार्टी है, अब क्योंकि उनकी मेजॉरिटी नहीं आई है, डिफरेंट पार्टीज ने मिल करके एक गवर्नमेंट बनाई है, तो अगर 3 पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बना रही हैं तो वो 3 पार्टीज के जो लीडर्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के जो आइडियाज हैं उन्हें सोच के, समझ के, सुन करके उसके बाद अपने डिसीजंस लेने होते थे। तो यानी कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और अपोजिशन भी स्ट्रांग है तब हम डिसीजन इजीली ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं
तो स्टेट और सेंटर के बीच के हमने रिलेशनशिप सुधारे 1990 के बाद से। कोलिजन गवर्नमेंट जो है, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगी, यानी कोई भी एक पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई भी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जैसे मेजोरिटी आ रही थी स्टार्टिंग में, तो कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से सारे काम कर सकती थी। लेकिन अब यही बाद में आते आते जो डिफरेंट 3 पार्टीज हैं, जब 3-4 पार्टीज जो है वो साथ में मिल करके अपनी गवर्नमेंट बना रही हैं, तो उन सभी लीडर्स को एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपस में सोच के डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिस्कशन डिबेट्स करके उसके बाद उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब कोलिजन टाइम पीरियड आया, तो उसके बाद से हम लोगों को जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी पावर थोड़ी वीक होती हुई नजर आई, वरना सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि फेडरलिज्म को हम कैसे प्रैक्टिस करते थे इंडिया में, हम कैसे प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, फेडरलिज्म हमने कैसे अडॉप्ट किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए हमने, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने डिफरेंट स्टेट्स बनाए। इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और हिंदी एंड इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। सेंटर स्टेट रिलेशंस हमने कैसे सुधारे, टाइम के साथ हमने सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है उसे शेयर किया, जिसकी वजह से आप सब कुछ पीसफुली चल पा रहा है। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इंडिया में कैसे हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले हमें समझना है सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास सारी अथॉरिटी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर दे रहे हैं, दैट विल बी नोन एज सेंट्रलाइजेशन। और अब डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दी लोकल गवर्नमेंट्स। हम लोग सेंट्रल और गवर्नमेंट की जो पावर है वो हम लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पास अथॉरिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर हम शेयर कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होगा, जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर देंगे, दैट विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्या है, क्यों हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स में शेयर करनी है। लार्ज पॉपुलेशन मेक्स गवर्नेंस फ्रॉम वन प्लेस डिफिकल्ट। अब लार्ज पॉपुलेशन यानी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और साथ ही साथ इंडिया की तो जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में नंबर 1 पे चलती है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं और डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी डाइवर्सिटी भी हमें बहुत देखने को मिल रही है इंडिया में। अलग अलग टाइप के, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो पीपल हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हमें डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पीपल जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और साथ ही साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में हम लोग सही से गवर्नेंस नहीं कर सकते, हम लॉज एंड पॉलिसीज तब तक नहीं बना सकते सही से जब तक हमें लोकल लेवल पे लोगों के इश्यूज वगैरह नहीं पता होंगे। इतने ज्यादा लोगों को संभालना किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, हमें डिफरेंट लेवल्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम लोकल गवर्नमेंट बना देंगे तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, लोकल लेवल पे जो लोगों के इश्यूज वगैरह हैं उन्हें रेज करती हैं लोकल गवर्नमेंट्स, और लोगों की जो सारी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो पाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक इन इश्यूज को पहुंचाने का काम करती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेनली हमारे ऑर्डिनरी सिटीजंस हैं, जो पीपल हैं, उनके ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करती हैं लोकल गवर्नमेंट, और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर लार्ज पॉपुलेशन को अगर हमें हैंडल करना है तो हमें लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लोकल प्रॉब्लम्स आर बेटर अंडरस्टूड बाय लोकल पीपल। अब जो लोकल पीपल है, जो किसी एरिया में लोग रह रहे हैं, अब जो भी इश्यूज हैं उस एरिया में, वो वहां के लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, वहां के सिटीजन्स को पता होंगे कि उनके क्या इश्यूज हैं, और वो जो उनके इश्यूज हैं
वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बता सकते हैं, उनके जो लोकल लेवल पे जो इश्यूज हैं वो लोकल गवर्नमेंट आसानी से समझ सकती हैं और उसके बाद लोगों के इश्यूज हैं उन्हें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती हैं लोकल गवर्नमेंट्स, और इसी वजह से ये लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसेस बर्डन ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और जब हम लोग लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ पावर ही शेयर नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर कर रहे हैं। तो अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उतना बर्डन नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनका जो काम है वो थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट के साथ। लोकल गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम आसान कर रही हैं, उन्हें इश्यूज जो है उन सब के बारे में बता रही हैं। लोकल गवर्नमेंट्स जो है लोकल पीपल के इश्यूज को रेज करती हैं। लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो लोगों के फेवर में रिजल्ट्स की डिमांड करती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। तो लोकल गवर्नमेंट्स की ही वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पता चलता है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, लोगों की क्या नीड्स हैं, लोगों को क्या चाहिए, वो सब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पता चलता है लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से। अब लोकल गवर्नमेंट्स टू लेवल की होती हैं, टू टाइप की लोकल गवर्नमेंट्स है इंडिया में। रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि रूरल एरियाज में गांव वाले जो एरिया है वहां की लोकल गवर्नमेंट जो है उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज क्या है? रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हमें मेनली ग्राम पंचायत देखने को मिलती है जो एक विलेज के लेवल की है। एक विलेज का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक विलेज की जो लोकल गवर्नमेंट है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। फिर पंचायत समिति जिसे हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं। अलग अलग जो गांव है जो डिफरेंट ग्राम पंचायत हैं वो सब मिलके ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति बनाती हैं। अब ग्राम पंचायत एक जो अब जैसे ये ग्राम पंचायत एक विलेज की हो गई, ऐसे ही दूसरा विलेज है यहाँ की ग्राम पंचायत, तीसरा विलेज यहाँ भी ग्राम पंचायत, यहाँ भी ग्राम पंचायत, और ये जो पूरा एरिया है ये साथ में मिलके ये डिफरेंट विलेजेस जुड़ करके अपने सारे जो ग्राम पंचायत है वो सब मिलके डिफरेंट जो विलेजेस हैं वो सब मिलके बनाते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। इसे ही हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं और पंचायत समिति भी कहते हैं। जब डिफरेंट जो विलेजेस हैं वो जुड़ जाते हैं, उनके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहेंगे, उनके पूरे गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट जो है उसे हम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति कहेंगे। फिर आता है जिला परिषद, यानी कि ये जो डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो मिल जाते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है जिला परिषद, यानी कि पूरे जिले की बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक समिति मिल जाएंगे तब जाके एक डिस्ट्रिक्ट बनती है और तब हमें जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो देखने को मिलती है हमें। तो रूरल एरिया में कैसे काम चलता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम ओवरऑल क्या कहते हैं? पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहले बेसिक लेवल पे जो एक गांव के जो भी इश्यूज हैं वो ग्राम पंचायत को पता होते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत है, अलग अलग विलेजेस जो है वो मिलके पंचायत समिति बनाते हैं और एक दूसरे के जो इश्यूज वगैरह हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन आती है जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इश्यूज वगैरह हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है जिला परिषद के थ्रू। तो ये पूरा रूरल लोकल गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है। देन आता है सेकंड नंबर पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अर्बन एरियाज में जो हमारे शहरी एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, वहां पे कैसे लोकल गवर्नमेंट्स चलती हैं। सबसे पहले आती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज कहाँ पे काम करती हैं? जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, जो बड़ी सिटीज नहीं है, यानी छोटे छोटे जो टाउन्स हैं वहां पे म्युनिसिपैलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हमें जो बड़ी सिटीज होती हैं वहां पे देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप से अर्बन और रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स अपना काम करती हैं और जो लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, उनके इश्यूज को रेज करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं और उनके इश्यूज को सॉल्व करने की, लोकल लेवल पे ही उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश भी करती हैं। जैसे अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो एक गाँव में जो कुछ भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो अपना काम करती हैं और लोगों के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है? स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में उतना कुछ लिखा नहीं गया था। 73rd अमेंडमेंट यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस, हमने चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 73rd अमेंडमेंट जो हम लाए, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया। पंचायती राज जो है उसे हमने एज अ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड किया
कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रिकॉग्नाइज किया है पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट के बाद। और फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें हमने अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इन्हें एक स्टेटस प्रोवाइड किया है, इन्हें भी लोकल गवर्नमेंट के तौर पे हमने रिकॉग्नाइज किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट में अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है इसे इंक्लूड किया है, और 73rd अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम जो है उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया 73rd अमेंडमेंट में। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर बड़ी पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, लोगों के ग्राउंड लेवल के इश्यूज को जानने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।